हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मुग़ल काल। इसे हम बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे इंडियन हिस्ट्री मुग़ल काल। तो मुग़ल काल को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में बेसिक जानकारी जान लेते हैं, मतलब कब से स्टार्ट हुआ और कब से कब तक चला था। तो मुग़ल साम्राज्य 1526 ईस्वी से लेकर और 1857 ईस्वी तक चला। और जब लोधी वंश का एंड होता है, मतलब लोधी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोधी, तब मेवाड़ के राणा सांगा ने बाबर को बुलाया और अफ़गानिस्तान से बुलाया और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच एक युद्ध होता है पानीपत में, पानीपत का प्रथम युद्ध, और जिसमें इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित किया और बाबर ने ही मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बाबर को जाता है। अब देखो बाबर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल सम्राट बाबर के बारे में। तो बाबर का शासनकाल जो था वो 1526 से लेकर 1530 तक रहा, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद बाबर, देखो इसमें याद रखेंगे, बाबर का जन्म फरगना के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब वर्तमान में कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। और बाबर के पिता का नाम शेख मिर्ज़ा था। और बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन इसके युद्ध के बारे में पूछा जाता है कि बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध कब लड़ा गया या फिर किस किस के बीच लड़ा गया। तो सबसे पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। और किस किस के साथ लड़ा गया, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। यहीं से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने। इब्राहिम लोधी इस युद्ध में हार गया और बाबर की विजय हुई। और दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को, मतलब एक साल बाद ही राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा की हार हुई और बाबर विजयी हुआ। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध। 29 जनवरी 1528, मतलब एक साल बाद। ये 4 युद्ध हैं और चारों ही जो है एक एक साल के गैप है सब में। तो ये तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई। बाबर सभी युद्धों में विजयी हुआ। और चौथा है घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगान और बाबर के बीच हुआ, जिसमें अफगानों की हार हुई और बाबर की विजय हुई। तो याद रखेंगे, पहला पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का 1527 और चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा युद्ध 1529 में। ठीक है, तो पहला हुआ इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, दूसरा राणा सांगा और बाबर के बीच, तीसरा मेदिनी राय और अफगानों के बीच। देखो बाबर तो सब में कॉमन है, तो इसको क्रम वाइज याद रखेंगे, इब्राहिम लोधी, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगान। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं बाबर के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या क्या है, खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में स्वयं लिखता है तो वो उसकी आत्मकथा कहलाती है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बाबरनामा की रचयिता कौन है, बाबरनामा किसने लिखा है। तो बाबर ने अपने बारे में स्वयं लिखा, तो इसको बाबरनामा नाम दिया। और बाबर के 4 पुत्र थे। नंबर 1 हुमायूं, दूसरा कामरान और थर्ड अस्करी और चौथा हिंदाल। करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। पहले तो इसके सबको आगरा में ही दफनाया गया, बाबर के सबको आगरा में दफनाया, लेकिन बाद में उसे ले जाकर काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दफनाया गया। और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है। तो बाबर का मकबरा, जहाँ उसको दफनाया गया वहीं उसका मकबरा बनाया गया। तो बाबर का मकबरा याद रखेंगे कहाँ पर है, काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब बाबर की मृत्यु के बाद इसका बेटा हुमायूं राजा बनेगा। तो बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं था वो शासक बनता है और इसका शासनकाल 1530 से लेकर 1556। इसका शासनकाल इतना बड़ा, मतलब इतना लंबा नहीं था। इसमें बीच में शेरशाह सूरी ने शासन किया था, सूरी वंश आएगा तो उसको मैं बताऊंगा। ये एक बार राजा बनने के बाद दोबारा राजा बना था, 1530 में राजा बना, फिर 1555 में जाके राजा बना था। ठीक है, तो इसको मैं आगे बताऊँगा। पहले जब बाबर की मृत्यु जाती है 1530 में, तो पिता की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा और हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ। तो इसको भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हुमायूं की पत्नी का नाम, या फिर ऐसे समझ लो अकबर की माता का नाम पूछ ले। हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ, जिसने अकबर को जन्म दिया। अकबर की माता का नाम हुआ
हमीदा बानो बेगम, तो इसको भी याद रखेंगे। और हुमायूं के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। जो जीटी रोड है वो जो कि NH1 और NH2 नेशनल हाईवे 1 और 2 दोनों को मिलाकर बनता है, अमृतसर से लेके कोलकाता तक जाता है, ठीक है। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई, जो कि हुमायूं की बहन थी, और 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। मतलब क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो ध्यान रखेंगे हुमायूं ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, ठीक है। हुमायूं अपने पिता की तरह शक्तिशाली नहीं था। एक व्यक्ति था शेरशाह सूरी नाम का, तो वो इस पर कई बार उसने आक्रमण किया, और 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया। और तब शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना करी, और अब 1555 तक सूरी वंश चलेगा, और सूरी वंश चलेगा। 1555 में फिर से हुमायूं आता है, और 1556 में आके मतलब 1555 में राजा बन जाता है। और उसके एक साल बाद ही 1556 ईस्वी में, उसके एक साल बाद 1556 ईस्वी में यह शेर मंडल पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो याद रखेंगे ये हुमायूं ही था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, उसके बाद इसका पुत्र अकबर था, तो अकबर राजा बनेगा। अब नेक्स्ट है हमारा अकबर। अभी 1556 तक तो शासन करा हुमायूं ने, उसके 1556 के बाद अब इसका बेटा पुत्र राजा बनता है अकबर, 1556 से लेके 1605 तक, ठीक है। तो इसका शासनकाल सबसे लंबा चला, काफ़ी टाइम अकबर ने शासन किया। तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इसकी माता का नाम मैंने बताया था, अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जो हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है। और अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया। किस किस के बीच? सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू और अकबर के बीच, मतलब जो सूरी वंश था उसमें उसका सेनापति था हेमू, और हेमू और अकबर के बीच जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया 1556 में। इसको याद रखेंगे, इसकी डेट पूछी जाती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1556 में, ठीक है। और पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था, तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को। अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की, और अकबर के दरबार में 9 महापुरुष थे, तो इन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से जाना जाता है। इसकी ट्रिक देखो, इनको ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक है इसकी बात बात पे MDH, बात बात पे MDH, ठीक है। तो बी से हो गया बीरबल, और ए से हो गया अबुल फजल, टी से तानसेन, बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खान काना, टी से टोडरमल, एम से मान सिंह, और डी से मुल्ला दो प्याजा, डी मतलब 2 हो गया, और एस से हो गया हकीम हकाम, ठीक है। तो इसके बारे में इतने पॉइंट याद रखेंगे। अब देखते हैं इसने मतलब क्या क्या निर्माण कराया उसके बारे में। अब देखते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, अकबर ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दास प्रथा का अंत अकबर ने कराया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, और जजिया कर जो कि गैर मुसलमानों को लगता था, और उसको समाप्त कर दिया। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। और इलाही संबत की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई। और अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। और अबुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा, अबुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की। अभी देखो हमने 3 पढ़ लिया, मतलब बाबरनामा लिखा गया बाबर के द्वारा, और उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं की जीवनी जो थी वो लिखी गई गुलबदन बेगम के द्वारा। और अब अकबर के बारे में, अकबर की जो जीवनी थी अकबरनामा, वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है आगरा में। इसको जो है आगरा में सिकंदरा में दफनाया गया। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो जहाँ जिसको दफनाया गया वहीं उसका मकबरा होगा। तो अकबर का मकबरा भी कहाँ बनाया गया है? सिकंदरा में, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अकबर का बेटा, अकबर का पुत्र था जहांगीर, और जहांगीर का शासनकाल 1605, मतलब जब अकबर की मृत्यु, इसके बाद जहांगीर शासक बना 1605 से लेकर 1627 तक। अकबर का पुत्र सलीम जहांगीर 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। मतलब इसका पहला नाम जो है था, इसका बचपन का नाम सलीम था,
और जहांगीर के शासनकाल में 4 यूरोपीय यात्री भारत आए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि कौन कौन भारत आए थे। किसी का भी नाम पूछ सकता है या फिर ऑप्शन में इनमें से एक देगा और पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। तो नंबर 1 याद रखेंगे, कैप्टन हॉकिंस और विलियम फिंच, सर टॉमस रो और एडवर्ड जेनी। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ध्यान रखेंगे जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। और जहांगीर का विवाह मेहरुनिसा से हुआ और जिसे नूरजहां के नाम से भी जाना जाता है। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अभी हमने अकबर के बारे में पढ़ा, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और जहांगीर के प्रमुख चित्रकार थे अबुल हसन। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि अबुल हसन किसके शासनकाल में थे। तो जहांगीर के शासनकाल में थे अबुल हसन। ठीक है। तो जहांगीर की मृत्यु के बाद इसका बेटा शाहजहां 1627 में शासक बनता है और शाहजहां का टाइम पीरियड था 1627 से लेके 1657 तक। ठीक है। तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा और शाहजहां की बेगम का मतलब इसकी पत्नी का नाम था अर्जमुंद बानो बेगम और जिसे मुमताज़ के नाम से भी जाना जाता है। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि इस समय जो है शाहजहां के शासनकाल में कई इमारतें बनवाई गई, तो इसलिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो अभी तक हमने 3 स्वर्णकाल के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था और उसके बाद जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल और तीसरा अब शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और शाहजहां द्वारा बनाई गई देखो प्रमुख इमारतें क्या क्या हैं। नंबर 1 दिल्ली का लाल किला शाहजहां द्वारा बनाया गया, ताजमहल और इसके मुख्य कलाकार कौन है, अहमद लाहौरी इसके मुख्य कलाकार थे, तो इसको भी याद रखेंगे। और तीसरा मयूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि बताइए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला सबसे पहला मुगल सम्राट कौन था, तो शाहजहां था। ठीक है। और इसका मुख्य कलाकार बादल खां था और दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां के द्वारा बनवाई। तो अब उत्तराधिकार के लिए दारा शिकोह और औरंगजेब जो कि इसके 2 बेटे थे, दारा शिकोह औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध होता है, मतलब मैं अब राजा बनूंगा और मैं राजा बनूंगा। तो औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया क्योंकि इसमें धर्मट के युद्ध में औरंगजेब विजयी होता है और औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के बंदी गृह में बंद कर दिया। और जब शाहजहां की उम्र 74 वर्ष हो जाती है, 74 वर्ष की आयु होने पर शाहजहां की उसी बंदी गृह में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम अकबर और शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के बारे में। ठीक है। तो 1658 से लेके 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया और औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। और औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाया क्योंकि ये हिंदू विरोधी शासक था, जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर, ये इसके द्वारा तोड़वाए गए मंदिर थे। बहुत सारे मंदिरों को इसने तोड़वाया, बाकी का मैंने नाम नहीं लिखा है, जो मेन थे मैंने उनका नाम लिख दिया है। और पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक जो था औरंगजेब ही था। इसे आलमगीर क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही पूछा जाता है, मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा है। और आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता है या जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है, तो आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। ठीक है। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। अभी हमने पीछे पढ़ा था अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। अब जजिया कर जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे पुनः चालू कर दिया। औरंगजेब के शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है और इसे खुलदाबाद जो रोजा में है वहाँ पर इसे दफनाया गया और ये बहुत ही क्रूर शासक रहा था। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो अब मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगता है, मतलब अब उसमें कोई भी औरंगजेब के बाद कोई भी इतना शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जो मुगल वंश को सही तरीके से चला सके। तो जो बाकी जो राजा थे उन्होंने ज़्यादा कुछ विशेष काम नहीं किए, हम उनका नाम देख लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर मैंने सभी मुगल साम्राज्य को, मतलब जितने भी मुगल राजा हुए हैं मैंने सबको एक साथ लिख लिया है। और कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कार्यकाल से संबंधित, मतलब इसके बाद कौन राजा बनेगा या फिर इनको क्रमानुसार लगाइए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी देखो ट्रिक्स भी याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक है भाजी सब्जी फोर माँ साव। ठीक है।
और सबसे पहले देखो बी से हमने बाबर को पढ़ा, फिर उसके बाद हुमायूं, एस से हुमायूं हो गया, ए से अकबर, जी से जहांगीर और एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और बी से बहादुर शाह, जी से जहांदर शाह और 4 से हो गया फर्रुखसियर, एम से मोहम्मद शाह और ए से हो गया अहमद शाह, ए से आलमगीर और एस से हो गया शाह आलम द्वितीय और ए से अकबर द्वितीय। देखो एक अकबर पहले आया था तो अब अकबर द्वितीय और बी से हो गया बहादुर शाह जफर। तो अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह जफर था। औरंगजेब के बाद कोई भी इतना प्रतापी शासक नहीं हुआ जो सही तरीके से मुगल साम्राज्य को चला सके। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुआ और इस बहादुर शाह जफर और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होता है जिसमें बहादुर शाह जफर हार जाता है और उसके बाद जो है अब सारा शासन जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में चला जाता है। इसके बाद मुगल वंश का एंड होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।